सो हम लोग डिस्कस कर रहे थे लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का बेसिक पार्ट, जो कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में था। उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से रिलेटेड हम लोगों ने व्हाट इज़ ऑफ़र, व्हाट इज़ एक्सेप्टेंस, इन सारी चीज़ों को पढ़ा था। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, इन सारी चीज़ों को हम लोग कंसीडर करते हुए चल रहे थे। अब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के लास्ट पार्ट में हम लोग कवर अप कर रहे हैं, जो कि यूनिट नंबर 3 लेक्चर नंबर 20, और ये जो लेक्चर है वो रिलेटेड है टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है जो हमारा अनुबंध था, किसी भी तरह का जो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो। सपोज़ मैंने आपको ऑफ़र और एक्सेप्टेंस में जब एक्सप्लेन किया था, कई एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करी थी, तब टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात हो रही। सपोज़ आपने एक पार्टनरशिप का कॉन्ट्रैक्ट किया किसी के साथ में, तो वो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया, टर्मिनेशन पे पहुंच गया। फिल्म स्टार ने, फिल्म एक्टर ने किसी फिल्म प्रोड्यूसिंग कंपनी के संग में कोई कॉन्ट्रैक्ट किया कि हम आपकी मूवी में एक्टिंग करेंगे, आपके सीरियल में एक्टिंग करेंगे, और वो टीवी शो या एक मूवी की जो स्टोरी थी वो कंप्लीट हो गई, शूटिंग कंप्लीट हो गई। तो इस तरह की जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो एक टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में कवर होती हैं। अब जैसे आपने ओला हायर करी, अब आप अपने कॉलेज से, किसी रेनी सीज़न था, बारिश बहुत हो रही थी, तो आप ओला से आपने सोचा जल्दी से आप घर पहुंच जाएं। तो आप एग्ज़ाम्स का टाइम था, अब एग्ज़ाम्स के बाद अपने घर पहुंच गए, आपने एक ओला हायर करी, ओला वाले ने आपको अपने घर पे पहुंचा दिया, गेट के बाहर ड्रॉप कर दिया, आपने पेमेंट कर दिया। तो क्या हो गया कि ये जो कॉलेज से घर जाने तक का जो कॉन्ट्रैक्ट आपने ओला के संग किया था वो कंप्लीट हो गया। तो उसी की बात हो रही है टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की, हमारा अनुबंध अब समाप्ति की ओर है, उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। क्योंकि जब तक किसी शब्द का बेसिक टर्मिनोलॉजी आपको नहीं मालूम होगी तो आप उस चीज़ को कैसे समझेंगे, क्लियर करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं। टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात हो रही है और कह रहा है कि डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मींस टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन। टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन, जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि आप कॉलेज से ओला से अपने घर जा रहे हैं, तो अब ओला वाले ने आपको ड्रॉप कर दिया। दैट मीन्स आपका जो एग्रीमेंट था, उसके संग कॉन्ट्रैक्ट था कॉलेज से घर तक ड्रॉप करने का, वो कंप्लीट हो गया। तो वही चीज़ है कि डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मीन्स टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट। अ कॉन्ट्रैक्ट इज said to be discharged when the right and obligations of the parties and the contract come to end. Rights and obligation of the parties under the contract comes to an end. Right and obligation, जब आपने ओला हायर करी अपने घर जाने के लिए, तो आपके पास राइट क्या था कि आपने उस ओला ऐप के थ्रू एक कार या एक ऑटो बुक कर लिया, और जब आपने बुकिंग कर लिया तो आपके पास राइट था क्या, उसमें बैठ के अपने घर तक जाएंगे। और ऑब्लिगेशन क्या था? ऑब्लिगेशन ये था कि आप जब अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे तो आप पेमेंट करेंगे, ये आपका ऑब्लिगेशन था। ठीक है, तो ये राइट एंड ऑब्लिगेशन का यहाँ पे ये मतलब है कि ओला वाला आपको आपके डेस्टिनेशन पे पहुंचाएगा, ओला का ड्राइवर, एंड आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप उसको, उसका फेयर का पेमेंट करें। ये एक नॉर्मल सी बात थी, इसको हमने समझने की कोशिश करी है। अब कॉन्ट्रैक्ट किस तरीके का होता है, जस्ट एग्जांपल लिया था। पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट है, सपोज दो लोगों ने पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट किया, उन्होंने डिसाइड किया कि एक काम करते हैं कि हम लोग एक गवर्नमेंट से एक कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है, ऑफ़र कर रही है गवर्नमेंट कि जो भी गवर्नमेंट ने जो हर गांव में इंटरनेट फैसिलिटी देने की बात करी, तो उस गांव में जो भी इंटरनेट फैसिलिटी इस्टेब्लिश करेगा तो उसको गवर्नमेंट को जो भी कंसिडरेशन, जो भी डिसाइड हो जाए उस टेंडर के थ्रू वो पे किया जाएगा।
तो आपके दो फ्रेंड्स ने ये कॉन्ट्रैक्ट उठाया, आपने अपने फ्रेंड के संग में मिलकर काम करना शुरू कर दिया। अब आपके पर्टिकुलर शहर या स्टेट में जहाँ का भी आपने कॉन्ट्रैक्ट लिया, कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट कर दिया, वर्क परफॉर्म हो गया, दैट मीन्स कॉन्ट्रैक्ट अब ख़त्म होने की कगार पे आ गया। मतलब आपने पार्टनरशिप सिर्फ गवर्नमेंट से मिलने वाले कॉन्ट्रैक्ट की वजह से की थी, कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट, पार्टनरशिप कंप्लीट, टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये यहाँ पे समझाने की बात करी। जैसे फिल्म एक्टर ने मूवी में काम करने के लिए उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया प्रोड्यूसर के साथ में, प्रोडक्शन कंपनी के साथ में, फिल्म बन के कम्प्लीट हो गई, एग्रीमेंट कंप्लीट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट अब टर्मिनेट हो जाएगा। ये यहाँ पे आपको समझाया गया है टर्मिनेशन का मतलब। आगे बढ़ते हैं। अ कॉन्ट्रैक्ट में बी डिस्चार्ज इन वेरियस मोड्स, कॉन्ट्रैक्ट को अलग अलग मोड्स में डिस्चार्ज किया जा सकता है। कह रहे हैं बाय परफॉर्मेंस, एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड टेंडर परफॉर्मेंस। ठीक, मतलब एक्चुअल परफॉर्मेंस, सपोज आपने आप एक म्यूजिशियन हैं, आप एक सिंगर हैं, आप गाना गाते हैं, बढ़िया गाना गाते हैं, तो आपको एक म्यूज़िक कंपनी ने एक किसी मूवी में सॉन्ग रिकॉर्ड करने का एक कॉन्ट्रैक्ट किया आपके साथ में। आपने सॉन्ग रिकॉर्ड कर लिया, कंप्लीट हो गया आपका। अब जब कंप्लीट हो गया तो दैट मीन्स अब कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया, आपने सॉन्ग रिकॉर्ड करा दिया। अब म्यूज़िक कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको रिम्यूनरेशन का पेमेंट वो कर दें। ठीक, ये एक्चुअल परफॉर्मेंस हो गई। अब यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली बात ये है, इस चीज़ को ध्यान से समझना आप लोग। समझने की बात बेटा ये है कि जब म्यूज़िक कंपनी आपसे कॉन्ट्रैक्ट कर रही थी तो उन्होंने ये आपसे बोला कि सर हम आपके संग मिनिमम 5 सॉन्ग्स रिकॉर्ड करेंगे। ये ऐसा उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया कि सर वी विल रिकॉर्ड एटलीस्ट मिनिमम 5 सॉन्ग्स विद यू। बात ठीक, उन्होंने कहा सर 5 सॉन्ग्स रिकॉर्ड कर लेंगे। अब उन्होंने सिर्फ एक ही कॉन्ट्रैक्ट रिकॉर्ड किया या एक ही सॉन्ग रिकॉर्ड किया, तो ये उनके पार्ट पे है, आपके पार्ट पे नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। अब उन्होंने सिर्फ 2 ही सॉन्ग्स आपसे रिकॉर्ड किए, लेकिन आपको जो कॉन्ट्रैक्ट किया था पूरा कॉन्ट्रैक्ट का, सपोज जो भी अमाउंट का ABC अमाउंट का कॉन्ट्रैक्ट किया था वो अमाउंट उन्होंने आपको पे कर दिया। अब कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया, अब आपको कोशिश नहीं करनी है। तो आपने 5 उन्होंने सॉन्ग्स का कॉन्ट्रैक्ट किया था लेकिन उन्होंने 2 ही रिकॉर्ड किए, तो ये हो गया एक्चुअल परफॉर्मेंस। टेंडर परफॉर्मेंस मतलब एक टिपिकल केस है टेंडर परफॉर्मेंस का। हमने यहाँ पे इसको डिटेल में लिखा नहीं है बट आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सपोज एक फंक्शन था, एक स्कूल में एक फंक्शन होना था 15 अगस्त पे, और आपको एक पैट्रियोटिक सॉन्ग गाना था, देशभक्ति का गीत आपको कॉलेज में बच्चों के सामने गाना था। ठीक, अनफॉर्चुनेटली कोरोना की वजह से स्कूल में ये प्रोग्राम नहीं हो पाया। तो आपने क्या, आपने तो कॉलेज मैनेजमेंट से बोला सर मैं तो अवेलेबल हूँ सॉन्ग गाने करने के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली सिचुएशन ऐसी बन रही है कि अब ये परफॉर्म नहीं किया जा सकता आपके कॉलेज, क्योंकि बच्चे नहीं आएंगे, बच्चों के सामने परफॉर्म करना है। बच्चों को गवर्नमेंट ने कॉलेज स्कूल खोलने की परमिशन नहीं दे रखी है कोरोना की वजह से। तो आप टेंडर कर रहे हैं, यानी कि आप करना तो चाह रहे हैं, कर तो रहे हैं, लेकिन सिचुएशंस कुछ इस तरीके की बन गई हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग टेंडर बाय परफॉर्मेंस। अच्छा, इसमें कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, केस लॉज अगर आप पढ़ेंगे, केस लॉ इस तरीके से होते हैं कि एक कोई म्यूजिशियन था, कोई सिंगर था, कोई डांसर था, उसने किसी पर्टिकुलर फंक्शन में डांस परफॉर्म करने का एक कॉन्ट्रैक्ट लिया। उन्होंने बोला कि आपके यहाँ के शादी का फंक्शन है, उस शादी के फंक्शन में मैं 20 मिनट का एक डांस शो करूँगा, और उसने उसका जो भी एक अमाउंट था वो लिया, फिर आपने पेमेंट कर दिया। अब सिचुएशन ये बन गई कि जिस दिन वो फंक्शन परफॉर्म करना था उस दिन उस डांसर का एक्सीडेंट हो गया, पैर टूट गया, बेचारा क्या डांस कर पाएगा। तो इस तरह के कुछ एक्सेप्शंस बुक्स में आपको मिलेंगे। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ सिचुएशन बिल्कुल टिपिकल हो जाती है। टिपिकल सिचुएशन ये है कि डांस कोई और कर नहीं सकता है,
और डांस उस पर्टिकुलर डेट पे ही होना है, शादी एक ही बार होनी है, उस शादी में फंक्शन होना है। तो यहाँ भी सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है। इस तरह के अगर केस लॉ आपके सामने मिले, कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे फिर वो डैमेजेस को पे करेगा, ये सिंपल सी, या जो भी अमाउंट लिया होगा वो रिफंड करेगा, क्योंकि वो पर्टिकुलर पर्सन खुद ही डांस कर सकता है, अपनी जगह किसी दूसरे को नहीं भेज सकता था। बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट हम लोग बात कर रहे हैं टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की। दो भी लोगों के बीच में जो अनुबंध हुआ है, उस अनुबंध को ख़त्म करने के बारे में हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो पहला था हमारे पास बाय परफॉर्मेंस, सेकंड है बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। म्यूचुअल एग्रीमेंट दो लोगों के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ, क्या है, नोवेशन। नोवेशन का मतलब है सपोज नोवेशन और रिसेशन का लगभग मतलब आप एक समझ सकते हैं, मतलब ये है कि एक अनुबंध को ख़त्म करके दूसरे अनुबंध को कंटिन्यू कर लेना, ठीक, ये होता है नोवेशन। नोवेशन से मतलब समझ रहे हैं कि एक एग्रीमेंट हमने कर रखा था, किसी कारणवश वो एग्रीमेंट हम पूरा नहीं कर पाए, तो एक नया एग्रीमेंट कर रहे हैं, उसी कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यूशन में फॉरवर्ड कर आगे लेके जा रहे हैं, उसको बोलते हैं नोवेशन, ठीक। उसके बाद है ऑल्टरेशन, रिमिशन एंड वेवर। ऑल्टरेशन का मतलब होता है कि कुछ नियम एंड कानूनों या कुछ शर्तों में बदलाव कर लेना, ऑल्टर कर लेना। रिमिशन एंड वेवर, रिमिशन का मतलब होता है उसी तरीके से कि अनुबंध में कुछ बदलाव करने के संग कुछ चीज़ों को बदल लिया, उसके अकॉर्डिंग एक्सेप्ट कर लेना। और वेवर का मतलब होता है छोड़ देना किसी भी अनुबंध को। लेकिन ये सारी की सारी कंडीशंस कैसे हो रही हैं? बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। ऑफर एंड ऑफरी, प्रपोजर और एक्सेप्टी के बीच में आपसी सहमति से ही ये एग्रीमेंट हो सकते हैं, अदरवाइज ये एग्रीमेंट नहीं हो सकते हैं। टेंडर की बात हो रही है, परफॉर्मेंस की बात हो रही है, कम कि हमने जो अनुबंध किया वो अनुबंध ख़त्म हो रहे हैं। देखिए, बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट वाला जो कॉन्सेप्ट है, बुक्स में आप पढ़ेंगे तो काफ़ी डिटेल में आपको पढ़ने को मिलेगा। तो ओवरऑल मतलब उसका यही है। कई बार क्या होता है, इसमें एग्जांपल आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि आपने एक सप्लायर के पास एक ऑर्डर प्लेस किया, और वो रेडीमेड गारमेंट का सप्लायर था। उसने एक ऑर्डर, आपने उसके पास एक ऑर्डर प्लेस किया, आपने बोला कि मुझे किड्स वेयर के 100 जो टॉप हैं वो सप्लाई करिए, बच्चों के टॉप सप्लाई करिए। आपने अपना डिस्क्रिप्शन भी बता दिया, सैंपल भी दे दिया, उन्होंने कहा ठीक है सर कर देंगे। अब उसने वहाँ से पैकेट डिस्पैच किया, लेकिन रास्ते में जिस ट्रक पे वो माल लेके आ रहा था, ट्रक हो सकता है डैमेज हो गया, एक्सीडेंट हो गया, आग लग गई, तो वो जो पैकेज था आपके पास पहुंच नहीं सकता है। तो उस सिचुएशन में क्या करेगा वो? तो वो कहेगा, क्योंकि और आप पेमेंट कर चुके हैं और वो गुड्स को भेज भी चुका है, तो फिर यही है, म्यूचुअली आप लोग डिसाइड करिए कि क्या करना है। तो वो वहाँ पे फिर क्या होगा कि ठीक है, जो भी लॉस हुआ, लॉस को जो प्रॉफिट एग्रीमेंट उसको छोड़ते हैं, कॉस्ट को रिकवर करके आगे हम लोग एक नया कॉन्ट्रैक्ट राइट करते हैं। ये उसी तरीके के अलग अलग नामों से अलग अलग चीज़ें आपको दी गई हैं, लेकिन यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है म्यूचुअल। म्यूचुअली चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है, अ कॉन्ट्रैक्ट में बी डिस्चार्ज इन वेरियस मोड्स। अब कॉन्ट्रैक्ट किस तरीके से डिस्चार्ज किया जा सकता है? जैसे हम डिस्चार्ज का यहाँ पे मतलब है टर्मिनेशन, या डिस्चार्ज का मतलब है कि जैसे आप ओला से अपने घर आ रहे हैं, तो आपने ओला ने आपको आपके घर पे ड्रॉप कर दिया, आपने पेमेंट कर दिया, उसी से रिलेटेड है बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कैसे अनुबंध को कंप्लीट किया जाए। बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, डेथ, अब आदमी मर गया, जिसके संग आपने एग्रीमेंट किया था, जैसे मैंने बोला सिंगिंग का एग्रीमेंट था, सिंगर था, रात में उसको हार्ट अटैक आ गया, नहीं आ सकता, क्या करोगे आप? तो यहाँ पे कोर्ट भी कुछ इंटरफियरेंस नहीं, आप कोर्ट में जाएंगे, न्यायालय के पास जाएंगे, सिंगर के पास जाएंगे, तो सिंगर तो साहब जो कवि थे वो भाई साहब तो गुजर गए, अब आप उनके बेटे से थोड़ी ना रिकवर करेंगे। बेटा कहेगा साहब कविताएं करना तो पिताजी को आता है, तो मुझे तो आता नहीं है, मुझे तो मैं एक लाइन नहीं लिख सकता हूँ कविता, मैं क्या करूँगा? तो यहाँ पे कोर्ट इन्वॉल्व होगा, और कोर्ट कहेगा भाई अब इस तरह का पर्सनल नेचर का था, तो यहाँ पे वो कंटिन्यू नहीं हो सकता। इंसॉल्वेंसी,
बड़ी टिपिकल चीज़ है। इंसॉल्वेंसी का मतलब है कि एक पार्टी ने कोर्ट में एप्लीकेशन सबमिट कर दी कि साहब हम तो इंसॉल्वेंट हो गए, हम तो कोई पेमेंट कर ही नहीं सकते। और इंसॉल्वेंसी ऐसे नहीं होती कि अपने आप इंसॉल्वेंट बन जाएं। इंसॉल्वेंसी के लिए कोर्ट में प्रॉपर अप्लाई करना पड़ता है, फिर कोर्ट आपको इंसॉल्वेंसी का प्रॉपर सर्टिफिकेट ग्रांट करता है। अब आपको किसी से डेटर से पेमेंट लेना था, लेकिन उसने कोर्ट में जाके इंसॉल्वेंसी का सर्टिफिकेट ले लिया, कैसा हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, हम कहाँ देंगे कहाँ से पैसा, तो फिर आपको पेमेंट नहीं मिलेगा। तो वो हो गया कि अब ऑपरेशन ऑफ लॉ। थर्ड है मटेरियल ऑल्टरेशन। देखिए मटेरियल ऑल्टरेशन का मतलब होता है कि अनुबंध की नियम एंड शर्तों में कोई आधारभूत बदलाव हो जाए जिसका इम्पैक्ट ज़बरदस्त पड़ रहा हो। जैसे डेथ और इंसॉल्वेंसी ऊपर डिफाइंड है कि कवि महोदय थे बेचारे हार्ट अटैक की वजह से चले गए, डेटर था, पेमेंट नहीं था, कैश नहीं था, बिजनेस धंधा बंद हो चुका था, कोरोना काल में क्या करें, इंसॉल्वेंसी, उसने अपने आप को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करा लिया। तो ये मटेरियल ऑल्टरेशन की कैटेगरी में कवर होते हैं। फोर्थ है बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस का मतलब है कि अब किसी भी अनुबंध को करना इम्पॉसिबल हो जाए तो आप क्या करोगे, कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। हम लोग बेसिकली पढ़ ही रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन के बारे में। तो कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन से रिलेटेड जो पहला हमारा टॉपिक था वो हमने पढ़ा था बाय परफॉर्मेंस, सेकंड आया था म्यूचुअल एग्रीमेंट, थर्ड आया था ऑपरेशन ऑफ लॉ, और फोर्थ है बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ द परफॉर्मेंस, क्या है डिस्ट्रैक्शन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। क्या है जो सब्जेक्ट मैटर था वही ख़त्म हो गया, गायब हो गया। अब आप क्या करोगे। नेक्स्ट है डेथ ऑफ पर्सनल इनकैपेसिटी एंड चेंज ऑफ लॉ। ये आप समझ ही रहे होंगे। डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, एक शिप में आपका सामान लद के आ रहा था, शिप रास्ते में डूब गया, आप क्या करोगे, दोबारा थोड़ी ना आएगा। या तो आप नए गुड्स को ऑर्डर करिए, या आप अपने इंश्योरेंस कंपनी से अपने गुड्स को इंश्योर्ड कराया होगा, उनके पास क्लेम सबमिट करिए, इंश्योरेंस क्लेम लीजिए और नया नोवेशन नया ऑर्डर प्लेस करिए। नेक्स्ट है डेथ ऑफ ए पर्सनल इनकैपेसिटी। ये सटीक एग्जांपल जो ऊपर में हम लोग पढ़ के आ रहे हैं कि एक सिंगर था, ये एक डांसर था, एक डॉक्टर साहब थे, उन्होंने हार्ट की सर्जरी करने का, लिवर की सर्जरी करने का एक कॉन्ट्रैक्ट किया किसी पेशेंट के साथ में, और डॉक्टर साहब भी चले गए बेचारे कोरोना की वजह से। तब आप क्या करेंगे। तो सब्जेक्ट मैटर जो डॉक्टर था, पर्सन था, वही इस दुनिया से चला गया, तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है। और चेंज ऑफ लॉ का जो कॉन्सेप्ट है ये तो बिल्कुल अलग है। चेंज ऑफ लॉ क्या होता है इसको हम बताते हैं। चेंज ऑफ लॉ का मतलब है कि आप किसी कंट्री के साथ में कोई बिजनेस कर रहे हैं, या आपके इंडिया में कुछ इस तरीके के, आपकी कंट्री के विद इन कुछ इस तरह के लॉ है, लॉज में कुछ अमेंडमेंट कर दिया गवर्नमेंट ने बोला कि अब आप इंडिया से बाहर शुगर को एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। तो बायर क्या करेगा, तो बायर के सामने समस्या हो गई, और सेलर के सामने भी समस्या है, क्योंकि गवर्नमेंट ने ऑर्डर कर दिया कि अब आप, क्योंकि इंडिया में शुगर की क्राइसिस है, आप इंडिया से बाहर शुगर को एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। तो इम्पॉसिबिलिटी, अब या तो आप इंतज़ार करिए कि गवर्नमेंट एक्सपोर्ट के ऑर्डर को खोले, नहीं तो फिर आप इम्पॉसिबिलिटी में अप्लाई करिए। तो ये टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का जो कॉन्सेप्ट था ये इसी से रिलेटेड था बेसिकली। अब यहाँ पे एक चीज़ और हमको देखनी है। नेक्स्ट है अ कॉन्ट्रैक्ट में बी डिस्चार्ज इन वेरियस मोड। किस किस टर्मिनेशन के बाद डिस्चार्ज के बारे में बात करें जो हम लोग पहले करके हैं, बाय लैप्स ऑफ टाइम। देखिए लैप्स ऑफ टाइम का मतलब होता है आप किसी चीज़ का कब तक इंतज़ार करेंगे। जैसे आप देखते हैं हम लोग ईयर एंड पे जब बैलेंस शीट बनाते हैं तो डेटर्स का प्रोविज़न कर रहे होते हैं। तो डेटर्स का प्रोविज़न करने का पर्पज़ क्या है, मेरा पर्पज़ ये होता है कि हमने पूरे फाइनेंशियल ईयर डेटर का इंतज़ार किया, अब प्रोविज़न कर लिया, इस बात का प्रोविज़न ऐसा मेरा अनुमान है
ज़रूरी नहीं कि ऐसा ही हो, क्योंकि अकाउंटिंग हमसे ये बोलती है कि यू मस्ट प्रोवाइड फॉर ऑल एंटीसिपेटेड और फ्यूचर एक्सपेंसेस और लॉसेस। कहना है अकाउंटिंग बता रही है कि आपको सारे के सारे फ्यूचर में होने वाले एक्सपेंसेस और लॉसेस को रिकॉग्नाइज करना है, तो कब तक, कितने साल तक करते रहेंगे, तो उसके लिए हम प्रोविज़न क्रिएट कर लेते हैं। और एक लिमिटेशन एक्ट है, उसके अकॉर्डिंग भी चलना पड़ता है कि कब तक आप इंतज़ार करेंगे। इनकम टैक्स इस चीज़ को डिस्कस करेंगे जब हम लोग इनकम टैक्स पढ़ेंगे। तो लैप्स ऑफ टाइम का यहाँ पे मतलब है कि समय बीत गया, अब हमको इंतज़ार नहीं करना चाहिए, अनुबंध को पूरा होना एज्यूम कर लेना चाहिए कि अब ठीक है, चलो कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो गया। बाय ब्रीच, ब्रीच का मतलब होता है नियम एंड शर्तों को तोड़ना। ठीक, ब्रीच का मतलब होता है तोड़ना, ख़त्म करना, वायलेट करना। एट द ड्यू डेट ऑफ द परफॉर्मेंस, ड्यू डेट ऑफ द परफॉर्मेंस मतलब सिंगर को पर्टिकुलर डे पे गाना गाना था, लेकिन उनको खांसी जुकाम हो गया, तो क्या गाना गा पाएंगे, वो नहीं गा सकते गाना। तो ड्यू डेट पे, ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस गाना गा रहे थे, फंक्शन में बैठ के अचानक फेंट हो गए, बेहोशी हो गए। और बाय एक्सप्रेस रिप्यूडिएशन मतलब महफिल में संगीत शो में गाना गा रहा था, वो कभी अनुबंध को पूरा कर रहा था, लेकिन उनको अपने आप में कुछ तकलीफ़ महसूस हुई, तो उन्होंने एक्सप्रेसली माइक पे बोल दिया कि दर्शकों, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ कि मैं आपकी जो शायरी, गज़ल या कुछ सॉन्ग सुनने की डिमांड थी उसको पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक, तो ये ब्रीच हो गया। अब ब्रीच की सिचुएशन में क्या होगा क्या नहीं होगा, इसकी भी बड़ी पर्टिकुलर चीज़ है। ब्रीच हो रहा है, अनुबंध भंग हो रहा है। अब जो जिसने ऑर्गेनाइज़र था, जिसने उस सिंगर को इनवाइट किया, कहेगा साहब आपकी वजह से मुझे बहुत नुकसान हो गया। कस्टमर कह रहे नहीं साहब मेरा पैसा वापस करिए टिकट का, तो क्या होगा उस सिचुएशन में, उस चीज़ को भी उन लोगों ने यहाँ पे आगे कंसीडर करना है। रेमेडीज़ फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये यहाँ पे देखना है, और ये रेमेडीज़ हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल हैं। ठीक, अ रेमेडी फॉर कोर्स ऑफ एक्शन अवेलेबल टू एंड एग्रीड पार्टी, दैट इज द पार्टी नॉट एट डिफॉल्ट फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ ए राइट अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट। वो तो कहेगी साहब गाना गाइए, आपको बुखार है, जुकाम, उससे हमें क्या लेने देना, आप अपना परफॉर्म करिए। आपने डांस शो करने का एग्रीमेंट किया तो आप डांस करिए। तो यहाँ पे इन्होंने बताया रिसेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, वो कहेगा ठीक है, हम आपसे पेमेंट नहीं लेंगे, या इसी पेमेंट में कोई और शो में आपके लिए काम कर देंगे। सेकंड है सूट फॉर डैमेजेस, जो कि सबसे ज़्यादा होता है। सूट का मतलब होता है कोर्ट ऑफ लॉ में, कोर्ट में, न्यायालय में जो हमको नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए आवेदन करना, मुकदमा कर देना। ऑर्डिनरी डैमेज, स्पेशल डैमेज, प्यूनिटिव डैमेजेस हैं, नॉमिनल डैमेजेस। टाइप ऑफ डैमेजेस उन्होंने दिए हैं, जितने तरह के जो भी डैमेजेस हो सकते हैं उसके लिए हम अप्लाई करेंगे। देखिए नॉर्मल सिचुएशन में कोर्ट के दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले हुए हैं, जस्टिस डिमांड करने के लिए आपके पास हमेशा रास्ते खुले हुए हैं। लेकिन नॉर्मल सिचुएशन में बिजनेसमैन इस रूट को चूज़ करना कम पसंद करते हैं। बिजनेसमैन का मेन काम होता है व्यापार करना, उसका काम नहीं होता है कि अननेसेसरी वो लीगलिटी में इन्वॉल्व हो और इन चीज़ों को करें। लेकिन ये रेमेडी है किसके लिए, पीड़ित पक्षकार के लिए। अगर आप चाहें तो आप ऐसा काम कर सकते हैं। लेकिन कुछ एक डैमेजेस होते हैं उनके लिए मुकदमा करना ही पड़ता है, कि जैसे अनपेड सेलर के केस में हम लोग देखते हैं कि हमको चेक इशू कर दी, चेक बाउंस हो गई, तो क्या हम उसके लिए कोर्ट में नहीं जाएंगे क्या, बिल्कुल जाएंगे हम। उसके लिए अलग नियम कानून बने हुए हैं, तो उन चीज़ों को हम लोग आगे कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट किया जाता है। और जब कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो जाता है और वो हमारी अगर प्रॉपरली टर्मिनेट हो गया तो ठीक है, लेकिन अगर वो टर्मिनेशन किसकी वजह से है, ब्रीच होकर हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट नहीं किया जा रहा है, तो हमारे पास क्या रेमेडी है वो हमने आपको यहाँ पे बता दी है। ठीक है, सूट फॉर डैमेजेस वगैरह आप लोग स्टडी करेंगे इसके। सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, सूट फॉर इंजेक्शन, डिमांड स्टे ऑर्डर एंड सूट फॉर क्वांटम मेरिट। क्वांटम मेरिट का मतलब होता है कि जितना हमने पे किया कम से कम उतना तुमको दे दो। ठीक,
तो ये सारी चीज़ें हमारा टर्मिनेशन से रिलेटेड थी, एंड सेकंड हमारी परफॉर्मेंस से रिलेटेड थी, और उसके बाद अगर हम ब्रीच कर रहे हैं तो उस सिचुएशन में क्या रेमेडी अवेलेबल है ये हमको यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, तो ये हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का लास्ट पार्ट कवर अप हो गया, और इस तरीके से इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का यूनिट नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू।